welcome to mechanics lecture number 30. In this lecture, we will discuss about conservative forces. I am Dr. Parvez Ahmed. So आइए आज का lecture start करते हैं conservative forces से. So what is a conservative force? Conservative force से क्या मुराद है या conservative force क्या है? So इसकी हम थोड़ी सी एक formal सी introduction करते हैं कि the work done by that force depend only on initials and final conditions and not on the path taken between the initials and the final positions of the mass. ठीक है कि कंजर्वेटिव फोर्स की हम स्टार्टिंग एक डिफिनीशन के तौर पे आगे हम इसकी मज़ीद मतलब जो कंप्रिहेंसिव डिफिनीशन है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कंजर्वेटिव फोर्स को स्टार्ट करते हैं एक डिस्कशन के तौर पे और हम कहते हैं कि द वर्क डन बाय दिस काइंड ऑफ द फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस. ठीक है कि इस तरह का जो फोर्स होता है वो जो वर्क करता है तो वो बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो पाथ है वो डिपेंड नहीं करती. ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कंडीशंस कैन बी डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है द वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मैच. ठीक है नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस है उसमें जो वर्क डन है वो बॉडी की जो बॉडी जो पाथ फॉलो करती है, ठीक है, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करती है, लेकिन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वो इस पे डिपेंड नहीं करता. सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारे पास है वो है फ्रैक्शनल फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स की जो हमारे पास मिसाल है वो है फ्रैक्शनल फोर्स और मतलब जो बाकी हमारे पास जो फोर्सेस है कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हमारे पास बहुत सारी है. मिसाल के तौर पर हमारे पास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है या हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रैक्शन फोर्स के अलावा बहुत सारी जो फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है, जिसको हम आगे लेक्चर में वो डील करते हैं. अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि जिस तरह हमने कहा था कि whenever we had the word conservative force, so we basically ask the questions what is a conservative force. सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको डिफाइन हम कुछ इस तरह करते हैं कि अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट moving from one point to another point depends only on the initial and final positions of the object and its displacement. ठीक है एंड इस डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर पाथ टेकन. ठीक है कि हम कहते हैं कि मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास सिर्फ वही फोर्स है कि जिसमें हम कहते हैं कि एक बॉडी को हम मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ. सो वो सिर्फ डिपेंड करती है जो पॉइंट्स है, जो इनिशियल पॉइंट्स है और फाइनल पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट की, सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है. ठीक है और इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर पाथ टेकन. मतलब उसी पाथ को वो जरूरी नहीं कि उसी पाथ को वो फॉलो करेगा, वो उसी पाथ से वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसी पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता. और जो एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स की, उसकी मिसाल हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है अब यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बॉडी हमारे पास है दैट इज लाइंग पोजीशन y1. अब उसको हम पोजीशन y2 तक लेके जा रहे हैं, तो मतलब इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं. मतलब या तो ये हम डायरेक्टली इसको यहाँ से पिक करके स्ट्रेट इसी पॉइंट तक लेके आए, या यहाँ से उठा के हम इस तरह इसी रास्ते से होके जाए, या इसी से इधर आके फिर उधर जाके फिर इधर लेके आए. सो मतलब irrespective द पाथ टेकन, irrespective द पाथ फॉलो, मतलब सिर्फ ये डिपेंड करती है, ये इनिशियल पोजीशन y1 या फाइनल पोजीशन y2 है, सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती. पाथ चाहे आप कोई सा भी फॉलो करें, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे. और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो कंजर्वेटिव फोर्स की हमारे पास एक और डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू विच अ फोर्स इज कंजर्वेटिव एट द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट
मूविंग अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास सबसे कंप्रहेंसिव डेफिनेशन है कि एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स तब कहेंगे जब वो मतलब जो टोटल काम करे, एक क्लोज पाथ है हमारे पास, वो क्लोज पाथ में जब वो काम करेगा तो जो नेट काम होगा, जो नेट वर्क डन होगा, वो जीरो के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हेयर यू कैन सी दैट वी हैव क्लोज पाथ, कि हमारे पास दो क्लोज पाथ है। ये देखें 1 and B कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट करके पॉइंट 2 तक आएगा और पॉइंट 2 से फिर पॉइंट 1 तक आएगा। सो ये क्लोज पाथ है और इस क्लोज पाथ में जब हम नेटवर्क को कैलकुलेट करेंगे सो द नेटवर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये हमारे पास यही डिफिनीशन है जो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है कि फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ द नेटवर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। तो मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो फोर्स को हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इन अदर वर्ड इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्स की जो मिसाल हमारे पास है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और इलास्टिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। सिमिलरली जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंक्लूड फ्रैक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन द कार, मोटर और रॉकेट propulsion, पुश और पुल बाय अ पर्सन। ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, सो बट इफ वी से दैट इफ अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव a potential energy cannot be defined for a non conservative force। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि एफ फ्रैक्शन इज प्रेजेंट, कि अगर फ्रैक्शंस प्रेजेंट करती है जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर एंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स वी हैव अ बॉक्स हियर एंड दैट बॉक्स वी वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर मेनी वे टू फॉलो और टू कैरी दैट बॉक्स। सो एट द फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर फ्रैक्शंस मौजूद हो, so the work done depend not only on the starting and the ending point but also on the path taken। ठीक है, कि अगर फ्रैक्शन फोर्स मौजूद हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, न सिर्फ ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करेगा, मतलब न सिर्फ ये कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे, बल्कि जो पाथ फॉलो होगा उस पे भी ये डिपेंड करता है। सो फ्रैक्शंस इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये फैक्ट आप पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सो उस कंडीशन में द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ, तो उसी कंडीशन में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। सो एफ सेवरल फोर्सेस एक्ट, मतलब अब ये हमारे पास एक कंडीशंस है कि उस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है। तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होगा या नेट वर्क डन होगा, it will be equal to the work done by the conservative forces plus the work done by the non conservative forces। ठीक है, so WC से मुराद यहाँ पर है work done by the conservative forces, our W with the NC is basically equal to the work done by the non conservative forces। ठीक है, so the work energy principles will still holds, that is the net work done is equal to change in the kinetic energy of the system। So for the conservative forces, by definition of potential energy, the conservative force is equal to the negative of the change in the potential energy। ठीक है, this implies that change in kinetic energy is equal to minus change in potential energy plus the work done by the non-conservative force। ठीक है, or we can say that the work done by the non-conservative force is equal to change in the kinetic energy plus change in the potential energy। ठीक है, ये हमारे पास मतलब एक जर्नल फॉर्म है जिसमें हम कहते हैं कि the total work done by all the non conservative forces is equal to the total change in the kinetic energy plus the total change in the potential energy। ठीक है, so mechanical energy and its convergence, generally you know that in any process टोटल एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब ये हमारे पास एक तरह से हम कहते हैं कि इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी प्रोसेस के दौरान टोटल एनर्जी ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी को हम एक पाम से दूसरे पाम में एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, एक पाम से दूसरे पाम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट है दैट रिमेन कांस्टेंट्स, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इन जर्नल फॉर मैकेनिकल सिस्टम, जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसके लिए हम जो है कुछ इस तरह की डिफिनीशन हम कहते हैं कि द टोटल नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो फॉर अ वेरी स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली वी से दैट the non-conservative, the work done by the non-conservative forces is equal to zero। तो मतलब जो स्पेशल केस है जिसमें हम कहते हैं कि सारी की सारी फोर्सेस वो कंजर्वेटिव है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो नॉन कंजर्वेटिव मतलब है द वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जाहिर बात है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, सो द वर्क डन बाय देम इज इक्वल टू जीरो, तो उनका जो वर्क होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। एंड इन सच ए कंडीशन हम कहेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। So that is basically called the principles of conservation of mechanical energy। इसी जो मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ जो है उसको नोट करना है, और वो ये कि दिस इज़ नॉट द सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये हमारे पास ये वाली जो रिलेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो नहीं है। मतलब ये हमारे, तो ये अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है तो फिर ये क्या है, इट इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल केस ऑफ दिस लॉ, कि ये इस लॉ की सिर्फ एक स्पेशल केस है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। और ये स्पेशल केस कौन सी है, ये स्पेशल केस वही है जिसमें तमाम के तमाम जो फोर्सेस है दे आर ऑल कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। एज अ होल हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। और वो स्पेशल केस कौन सा है, वो स्पेशल केस ये है कि तमाम के तमाम जो फोर्सेस वो इन्वॉल्व है वो क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अच्छा, so for a conservative forces only in any process we say that change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to zero। so conservation of mechanical energy, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, इट्स कन्वीनियंट टू डिफाइन द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो इन एनी प्रोसेस, जो प्रोसेस से मुराद है कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंसिडर करते हैं कि द टोटल चेंज and the energy is zero, it's mean that change in kinetic energy is zero plus change in potential energy। या हम ये कह सकते हैं कि E is equal to total energy is equal to kinetic energy plus potential energy is equal to constant, के मतलब जो total kinetic energy plus potential energy है वो हमारे पास कांस्टेंट्स है। और उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो इन एनी प्रोसेस जिसमें हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज अनचेंज। व्हाट इट मींस, it means that the mechanical energy may change from potential to kinetic energy or from kinetic to potential energy, but their sum remain constant। मतलब क्वांटिटीज में चेंज आएगी, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल में होगी, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी होगी, मतलब जो टोटल सम होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के। और उसको हम स्टेट कैसे करते हैं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, the total mechanical energy of a system neither increases nor decreases in any process, it stays constant, it means that it's conserved,
ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस में हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, जब वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस उसमें काम कर रहे हो, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, वो ना तो इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है किसी भी प्रोसेस के दौरान। उसकी जो मकदार होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो कंजर्व रहती है। So conservation of mechanical energy mean that change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to zero। और हम कहते हैं कि total energy that is sum of kinetic energy plus potential energy is equal to constants। और for conservative forces only, मतलब ये जो situation है ये valid है या ये hold करती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस से अगेन हमारा मुराद है ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। सो सपोज हम एक कंडीशन सपोज करते हैं हम, जिसमें हम कहते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज हमारे पास है मतलब एक सिस्टम हम ले रहे हैं कि उसके हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, एंड फाइनली हमारे पास वो एनर्जी चेंज हो जाती है। वी से दैट वी हैव फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम कहते हैं कि ई की जो टोटल वैल्यू है, जो एनर्जी की जो टोटल वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सो इन सच कंडीशंस में हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। So this is a very powerful methods of calculations for conservation of mechanical energy, which we say that uh, change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to zero, or we say that the total energy that is kinetic energy plus potential energy remain constants। So for a gravitational potential energy जिसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgy। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है रिलेशंस है कि जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की और मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, सो वी गेट द रिलेशंस। हमारे पास ये रिलेशंस आ जाएगा। तो इसी रिलेशंस में जो y1 है दैट्स बेसिकली होल्ड्स फॉर इनिशियल हाइट, और वी जो v1 है दैट इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और सिमिलरली हम कहते हैं कि जो y2 है दिस फॉर फाइनल हाइट एंड v2 फॉर द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक स्पेशल एग्जांपल है दैट यू कैन डील बाय दिस प्रिंसिपल और दिस कंजर्वेटिव लॉ फॉर मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे एक एग्जांपल है कि एक बंदा है वो ज़मीन से एक पत्थर को उठाता है। ठीक है। इधर एक एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाता है। ठीक है। और फिर उसी हाइट से वो उसको रिलीज कर रहा है। सो टोटल प्रोसेस में हमारे पास क्या होगी, एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इनिशियली एनर्जी कितनी है और फाइनली हमारे पास एनर्जी कितनी होगी। ठीक है। सो इनिशियली देखें ये हाइट हमारे पास है मतलब y2 हमारे पास 0 है, यहाँ तक कि हम बॉडी को उठाते हैं हाइट तक लेके जाते हैं y1 इज इक्वल टू h, जो टोटल हाइट है वो हमारे पास h के बराबर है। ठीक है। सो मतलब हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारे पास मतलब है डिफिनीशंस है कि 3 हमारे पास कंडीशंस है ऑन द अर्थ, एट द मिडल ऑफ द अर्थ एंड द फाइनल हाइट। ठीक है। सो एट द हाइट और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली हमारे पास क्या है ये वाली पोजीशन है कि उसने बॉडी को उठाया हुआ है, फाइनल हाइट तक वो लेके गया हुआ है। सो यहाँ पर जो फाइनल स्टेज पे है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है P1 दैट इज इक्वल टू mgh। जो काइनेटिक एनर्जी है सेंस उसने इसको होल्ड किया हुआ है और उसकी वेलोसिटी 0 है, सो जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी वो 0 है। ठीक है। अब जो मतलब है फिगर में आप देख रहे हैं जब जो ही ये इस पत्थर को रिलीज कर रहा है, ठीक है, सो क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज करेगी टू काइनेटिक एनर्जी। और किस फॉर्म में, जो ही ये नीचे की तरफ आएगी, ये बंदा जो ही इसको रिलीज करेगा तो यहाँ से रिलीज होते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो चेंज करेगी काइनेटिक एनर्जी में, और जो जो ये नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इसके हाइट्स में डिक्रीज आएगा और इसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है हाइट पे। तो वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी, इट्स मीन दैट जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज करेगी। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसी कंडीशंस में बट देयर मतलब ये इंक्रीज या डिक्रीज तो आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इनकी जो टोटल सम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर कंडीशंस में वो होल्ड करेगी। कि मतलब यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल कंडीशंस है। ठीक, इनिशियल कंडीशन में हमने कहा था कि दोनों वो ज़ीरो है, ठीक है। फिर जब कंडीशंस यहाँ तक मिडल तक आएगी या फाइनल तक बिल्कुल आएगी, तो उसी पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि ये तीनों की तीनों मतलब जो कंडीशंस है मतलब इस कंडीशंस पे जो एनर्जी है इस कंडीशन पे जो एनर्जी है या इस कंडीशन पे जो एनर्जी है यहाँ तक, कि वो हमारे पास इस फॉर्म में बराबर है कि ये भी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या है, वो होल्ड करेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास तीनों कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशंस, ये मिडल कंडीशंस और ये हमारे पास थर्ड कंडीशंस है। ठीक है, सो अब जो इनिशियल कंडीशंस है ये भी होल्ड करती है। फिर जब दूसरी कंडीशन आ जाती है तो इसमें हम कहते हैं कि चेंज एनर्जी में आ रहा है। तो वो जो एनर्जी है एक फॉर्म के में अगर डिक्रीज आ रहा है तो वो दूसरी फॉर्म में वो इंक्रीज करेगी, या अगर दूसरी फॉर्म में डिक्रीज आ रहा है तो तीसरे फॉर्म में वो इंक्रीज आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास तीनों के तीनों कंडीशंस है, इनिशियल, ठीक है, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के बराबर है। लेकिन जब हम दूसरी स्टेज पे आते हैं तो दूसरी स्टेज पे मतलब ये हमारे पास वो फाइनल स्टेज है या दूसरी स्टेज हम इसको कहते हैं, कि यहाँ पर देखें कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है बट वी हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वी मीन दैट कि in such a conditions the potential energy become equal to the kinetic energy, कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। और इधर से हम कहते हैं कि बॉडी हैज़ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट्स गिवन बाय दिस रिलेशंस। और फिर जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड को मतलब हेड करती है तो ग्राउंड पे अब देखते हैं कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो के बराबर आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है। एंड दैट कंसेप्ट वी हैव शोन इट हेयर, इसको हमने यहाँ पर वो शो किया हुआ है। ठीक है, बस तमाम के तमाम प्रोसेस में हम कहते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है फॉलिंग रॉक का। तो फॉलिंग रॉक में मतलब यही वो सॉरी वही वो सिचुएशंस है। तो उसमें हम कहते हैं कि जो y है दैट हैज़ अ हाइट इक्वल टू 1 मीटर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो रिलेशंस है वो रिलेशंस आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास ये रिलेशंस है। सो इसी रिलेशंस में मतलब आप देखें तो मास सारे तरफ पे कांस्टेंट है। सो मास इज विल बी कैंसल। ठीक है, सो मास कैंसिल हो जाएगी, आपके पास जो वैल्यू है वो y1 की है, v1 की है, y2 की है और v2 की हमने फाइंड आउट करनी है। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज, सो रिजल्ट आपके पास आएगी v2 के लिए दैट विल बी इक्वल टू 6.3 मीटर पर सेकेंड। एंड हियर वी शुड नो दैट ऑलवेज वी शुड हैव टू यूटिलाइज दिस रिलेशंस। ठीक है, हमने हमेशा ये रिलेशन पूरी की पूरी ये यूटिलाइज करनी है। मतलब नेवर यूटिलाइज दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट थर्ड प्लेस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द थर्ड स्टेज। ठीक है, ये हमारे पास मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि नॉर्मली पीपल दे आर डूइंग दिस, कि वो इसी को कर देते हैं, बाकी दोनों स्टेप्स को वो छोड़ देते हैं, जो कि मतलब क्या है मतलब एक कॉमन एरर्स ये लोगों से सरजद होती है। और बाद में फिर हम देखेंगे कि इसके क्या कंसिक्वेंस वो हो सकते हैं। ठीक है, सो जर्नल में हम हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जर्नली at third stage that is not equal to the potential energy at that particular stage। ठीक है,
और वो हमें पता है कि क्यों इस तरह है। मतलब यहाँ पर जब हम ये तमाम की तमाम लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मुराद ये है कि ओवरऑल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि थर्ड स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी की जो ओवरऑल वैल्यूज़ है वो मतलब क्या होगा, वो ओवरऑल वैल्यू वो कंजर्व होगी। उसका ये मतलब नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे मतलब जो सिर्फ ये वाला स्टेज है और ये पूरे के पूरे लॉ को वो शो कर रहा है, नहीं, ये पूरे के पूरे लॉ को शो नहीं कर रहा। दिस व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट दिस होल रिलेशंस। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसी रिलेशन को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इज बीन कंसिडर्ड एज अ कॉमन मिस्टेक। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, स्पीड ऑन टू वाटर स्लाइड्स। ठीक है, इसको हमने क्या करना है कि इसमें आप लोगों ने देखना है कि ये देखो ये बंदा है पाउल, और उसके साथ ये एक मतलब एक और बंदी है कैथलीन। वो क्या कर रही है कि वो इधर स्लाइड कर रही है, उनके मतलब है दोनों वो स्लाइड कर रहा है। सो आपने यहाँ पर ये मतलब देखना है क्या, और ये जो मतलब स्लाइडिंग पोजीशंस है दे आर बीन फ्रैक्शनलेस वाटर स्लाइड। ठीक है, तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों उसमें है। सो जब बॉडी बोथ get to the bottom here, so they will have some kinetic energy। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन, ये देखो कंडीशंस सारे के सारे मेंशन है, हाइट h है, यहाँ पर जो पोजीशंस है हाइट y इज इक्वल टू h है, v इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखे कि हाइट 0, ये वाली जो फाइनल पोजीशन है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन है जो आंसर करना है कि हु इज ट्रेवलिंग फास्टर एट द बॉटम, कि यहाँ पर बॉटम पे कौन ज़्यादा तेज़ वो क्या करेगा, आएगा, इस बॉटम तक कौन तेज़ी के साथ आएगा, और हु रीचेज द बॉटम पास, कि इस बॉटम तक कौन पहले आएगा। ठीक है, जबकि दोनों के दोनों इसी जगह से वो स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों इसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ये आंसर तलाश करना है कि कौन ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आएगा और नीचे तक कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस है जो आपने उनका आंसर जो है वो तलाश करना है। जितना भी नॉलेज आपने गेन किया इस लेक्चर के दौरान उसको यूटिलाइज करते हुए आपने इसका आंसर तलाश करना है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।